फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसाइन ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज का जो क्लास हमारा है ये है ईएसआर के ऊपर। आज हम जानेंगे कि ईएसआर टेस्ट क्या होता है, इसको परफॉर्म करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं और इसके नॉर्मल रेंज क्या होते हैं, और साथ साथ में हम जानेंगे कि ईएसआर हाई कब होता है और ईएसआर लो कब होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो नोट्स है इसको अपने हाथों से खुद हमने लिखा हुआ है और इन्हीं नोट्स के माध्यम से आज हम सारी बातों को समझेंगे। और ये नोट्स जितने भी आपके टॉपिक होने चाहिए ईएसआर के अंतर्गत सभी को हमने यहाँ पे शामिल किया है, तो ये अपने एग्ज़ाम में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें ईएसआर के फुल फॉर्म की, तो ईएसआर का फुल फॉर्म होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अगर हम तीनों शब्द का यानी कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट की बात करें तो एरिथ्रोसाइट्स का मतलब होता है आपका रेड ब्लड सेल और सेडिमेंटेशन का मतलब होता है सेटल डाउन यानी कि नीचे बैठना। और रेट की बात करें तो रेट का जो हिंदी होता है वो होता है दर, यानी कि एक निश्चित समय में आपका जो रेड ब्लड सेल है वो कितना डाउन हो रहा है, यही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसी को हम कहते हैं ईएसआर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ईएसआर की थोड़ा सा डिफिनेशन की या थोड़ा सा इनके इंट्रोडक्शन की बात करें तो ईएसआर मतलब एस्टिमेशन ऑफ ईएसआर इज ए वाइडली यूज टेस्ट इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, यानी कि जो ईएसआर होता है ये वाइडली यूज होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस के रूप में। अ मेजरमेंट ऑफ रेट एट टू विच द एरिथ्रोसाइट सेटल फ्रॉम द प्लाज्मा इन ए एंटीकोगुलेंट ब्लड, यानी कि आपका जो ये एरिथ्रोसाइट होता है यानी कि रेड ब्लड सेल होता है ये प्लाज्मा में कितने नीचे बैठता है और एक निश्चित समय के अंतर्गत, यानी कि एक निश्चित समय के अंतर्गत जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है वो प्लाज्मा के अंदर कितना बैठता है जब इस ब्लड में आपका क्या मिला हो, एंटीकोगुलेंट मिला हो। अगर आप थोड़ा सा और अच्छे समझें तो मान लीजिए कि आपका ये ट्यूब है, इस ट्यूब में आपके एंटीकोगुलेंट ब्लड मिला हुआ है, तो ये ब्लड का जो आपका भाग है इसमें प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल दोनों होंगे। इन केस में इसको हम अगर कुछ टाइम के लिए रख दें तो आपके जो रेड ब्लड सेल होंगे ये नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर आपके प्लाज्मा आ जाएगा। तो यही कह रहा है कि एक निश्चित समय में आपके रेड ब्लड सेल कितना नीचे डाउन हो रहे हैं, इन्हीं चीज़ को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं कि स्टेजेज ऑफ सेडिमेंटेशन, यानी कि जो हमारा रेड ब्लड सेल यहाँ पे नीचे बैठ रहा है, सेडिमेंट हो रहा है, वो किन किन स्टेजेज में होता है। तो फ्रेंड, जो हमारा यहाँ पे रेड ब्लड सेल का सेडिमेंटेशन होता है वो मेनली 4 भागों से होता है। कहीं कहीं कि आप 3 भाग पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे जो बुक लिए हैं ये तेजेंद्र का बुक है, इसमें आपका 4 प्रकार से बताया गया है। तो पहला जो प्रकार है आपका रिलॉक्स फॉर्मेशन, यानी कि सेडिमेंटेशन हमारा सबसे पहले वाला जो स्टेज होगा वो होगा क्या होगा, रिलॉक्स फॉर्मेशन। रिलॉक्स फॉर्मेशन में क्या होता है कि अगर इसकी हम रिलॉक्स की बात करें तो ये रोल के हिसाब से आप बात कर सकते हैं। उनके गोले का जो आप देखे होंगे उनके गोले को उस तरीके से हमारे जो रेड सेल होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो दिस अकर इन फर्स्ट 15 मिनट्स, यानी कि 50 मिनट में ये अकर होंगे। एंड मिनिमम सेडिमेंटेशन अकर, यानी कि जितना कम से कम सेडिमेंटेशन होता है ये अकर होता है, केवल इसमें हमारे जो रेड सेल होते हैं उनका क्या होता है, रिलॉक्स फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ फाइन थ्रेड। अब हमारे जो दूसरा स्टेप होगा हमारे रेड ब्लड सेल का वो क्या होगा, फाइन थ्रेड होगा। फाइन थ्रेड मतलब होता है आपके महीन धागे के रूप में निर्माण। ठीक है, तो हमारे जब ब्लड का रिलॉक्स फॉर्मेशन हो जाएगा उसके बाद में फाइन थ्रेड के रूप में ये बनेंगे, तो ये भी आपके 15 मिनट में होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो ग्लोबिन और फाइब्रिनोजन होते हैं इनके वजह से हमारा जो रेड ब्लड सेल का फाइन थ्रेड क्या होता है, बनता है, यानी कि पतले धागे के रूप में हमारे रेड ब्लड सेल बन जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपके जो स्टेप होगा वो होगा रैपिड फॉल, यानी कि अब जब हमारा ये पूरा होल ब्लड है और ये होल ब्लड आपके यहाँ पे प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल कुल मिला के मिले हुए हैं, एंटीकोगुलेंट भी मिला हुआ है, तो इसका क्या होगा, रैपिड फॉल होगा। रैपिड फॉल मतलब ये बहुत तेज़ी से नीचे की ओर डाउन होंगे। ठीक है, बहुत तेज़ी से नीचे की ओर डाउन होंगे। प्रोटीन नेटवर्क अलॉन्ग विथ रेड सेल मास फॉल इन 15 मिनट, यानी कि जो इनके प्रोटीन नेटवर्क होंगे अलॉन्ग हो जाएंगे किसके साथ, रेड ब्लड सेल मास के साथ, और इनका फॉलना शुरू हो जाएगा इन 15 मिनट। ठीक है, तो जो हमारे चारों स्टेप हैं वो लगभग 15-15 मिनट में होते हैं। ठीक है, अब एकदम करेक्टली 15-15 मिनट नहीं होंगे, थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखिए कि जो हमारा तीसरा स्टेप होता है हमारे सेडिमेंटेशन का वो होता है रैपिड फॉल, यानी कि अब हमारे जो रेड ब्लड सेल होंगे वो क्या होंगे, नीचे की ओर डाउन हो रहे होंगे, रैपिड यानी कि तेज़ी से नीचे बैठ रहे होंगे। और जो आपका जो लास्ट स्टेज होगा या फिर चौथा स्टेज होगा ये होगा पैकिंग फेज का।
पैकिंग फेज ऑफ आरबीसी ड्यूरिंग द लास्ट 15 मिनट, यानी कि अब जब हमारे यहाँ पे रैपिड फाल नीचे गिर चुके होंगे आपके रेड ब्लड सेल, तो इनका क्या होगा लास्ट, ये होगा आपका पैकिंग फेज, यानी कि अब इनको क्या होना होगा, पैक होना होगा। एक लेयर के रूप में ये आपके बन जाएंगे रेड ब्लड सेल, एक के ऊपर एक के ऊपर एक आपके यहाँ पे रेड ब्लड सेल बैठ जाएंगे। और इसी को हम क्या करेंगे, अपने जो ट्यूब होंगे या फिर पिपेट होंगे उनको हम मेजर कर लेंगे कि कितने देर में हमारे कितने ये पैकिंग फेज हुआ है या फिर रैपिड डाउन हुए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे थोड़ा सा बात करें रैपिड फाल की, तो रैपिड फाल आपका किस प्रकार से होता है, ज़्यादातर जो एग्जामिनर होते हैं या फिर आपके डीएमएलटी या बीएमएलटी कर रहे होते हैं, तो आपका यहाँ पे वाइबा होता है, तो इन केस में पूछा जाता है कि आपका जो तीसरा स्टेज होता है रैपिड फाल वो किस फॉर्म में होता है। तो फ्रेंड्स ये आपके एक सिक्के के रूप में, जब सिक्के को अगर आप पानी में गिराते हैं तो जैसे आपका सिक्का पानी में नीचे जाता हुआ है, दोलन करते हुए नीचे ऐसे घूमते हुए जाता है, उसी प्रकार से आपका यहाँ पे जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसी प्रकार से ये नीचे जाते हैं, आपके सेटल डाउन होते हैं। ठीक है, तो 4 स्टेजेज होते हैं आपके यहाँ पे। अगर नीचे बैठने की बात करें, सेडिमेंटेशन की बात करें, पहला आपका जो स्टेज होता है वो होता है रिलैक्स फॉर्मेशन, यानी हमारे रेड ब्लड सेल का पहले रिलैक्स फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, ये फाइन थ्रेड का रूप करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि पतले धागे के रूप में इनका फॉर्मेशन होगा। फिर पतले धागे के रूप में होने के बाद ये क्या करेंगे, सीधे रैपिड फॉल करेंगे, यानी कि ये नीचे की तरफ बैठेंगे। और उसके बाद में जब बैठ जाएंगे, नीचे तक पहुँच जाएंगे, तो इनका क्या होगा, पैकिंग फेज होगा, यानी जितने भी रेड ब्लड सेल होंगे ये आपस में एक के ऊपर एक यहाँ पे लेयर बनाते चले जाएंगे, इनका पैकिंग फेज यही कहलाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन के इफेक्ट हैं जो हमारे ईएसआर को क्या करते हैं, इफेक्टिव करते हैं। तो अगर यहाँ पे बात करें कि इफेक्टिव केस में, तो इंक्रीजिंग एक फैक्टर हो सकता है और एक हो सकता है डिक्रीजिंग फैक्टर, यानी कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे ईएसआर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे ईएसआर को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो अगर हम इंक्रीजिंग फैक्टर की बात करें तो पहला आपका यहाँ पे होता है ओल्ड एज, यानी कि जैसे जैसे आपके एजेज बढ़ते जाएंगे आपका ईएसआर जो होगा वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्योंकि इन केस में अगर ओल्ड एज में बात करें ना थोड़ा कहीं से इन्फ्लामेशन होता रहता है बॉडी में, इन केस में जो आपके ईएसआर होते हैं वो इंक्रीज ही मिलते हैं। दूसरा केस अगर बात करें फीमेल में, तो फीमेल में अक्सर आपके मेल से ईएसआर हमेशा बढ़े हुए मिलेंगे, क्योंकि इन केस में बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल और ऐसे भी कई कारण हैं जिन केस में आपकी ईएसआर क्या होते हैं, बढ़े हुए मिलते हैं। प्रेगनेंसी के केस में भी आपके ईएसआर बढ़े मिलेंगे। एनीमिया के केस में, यानी कि जब आपका रेड ब्लड सेल कम होगा, इन केस में भी आपके ईएसआर बढ़े मिलेंगे। आरबीसी की अगर एबनॉर्मलिटी आ जाती है, जैसे अगर बात करें माइक्रोसाइटोसिस या अगर प्रकार के कोई भी जो आरबीसीस में होते हैं, जैसे पॉलीसाइथेमिया नहीं कह सकते क्योंकि पॉलीसाइथेमिया में आपकी डिक्रीज होता है ईएसआर, लेकिन जैसे और सिकल सेल के भी नहीं बात करते हैं, सेप्रोसाइटोसिस, कई प्रकार के जो आरबीसी के एबनॉर्मलिटीज़ हैं, इन केस में आपके इंक्रीज हो जाते हैं ईएसआर। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे एक बात करें तो ये माइक्रोसाइटोसिस मतलब कि आपके जो रेड सेल होते हैं इनका आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है अगर इसके नॉर्मल रेंज से बात करें तो। और आपका जो 7वां कारण हो सकता है इंक्रीजिंग फैक्टर का, ये बहुत ही मोस्ट कॉमन है। इन केस में सबसे ज़्यादा आपका ईएसआर बढ़ा हुआ होता है इन्फेक्शन के केस में और इन्फ्लामेशन के केस में। जैसे आपको टाइफाइड इन्फेक्शन हो जा रहा है, मलेरिया इन्फेक्शन, डेंगू इन्फेक्शन, कोई भी प्रकार के इन्फेक्शन हो जा रहे हैं, इन केस में आपके ईएसआर हमेशा इंक्रीज मिलेंगे। और अगर आपके बॉडी में कोई भी प्रकार के इन्फ्लामेशन है तो इन केस में भी आपके ईएसआर बढ़े मिलेंगे। अधिकतर इन्फ्लामेशन केस में ही आपके ईएसआर को परफॉर्म किया जाता है, डॉक्टर प्रेफर करते हैं आपके ईएसआर टेस्ट के लिए। और जो 8वां प्रॉब्लम हो सकता है वो होता है टेक्निकल फैक्टर। कोई टेक्निकल फैक्टर या चाहे इन्वायरमेंटल फैक्टर हो या कोई और फैक्टर हो, इन केस में भी आपके ईएसआर बढ़े हो सकते हैं। ठीक है, जैसे डाइल्यूशन प्लाज्मा का फैक्टर हो सकता है, इंक्रीज टेम्परेचर हो सकता है आपके स्पेसिफिन का। तो ये आपके सब टेक्निकल फैक्टर होते हैं, इनको भी हम क्या करते हैं, इनको फैक्टर के रूप में हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डिक्रीजिंग फैक्टर की, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे ईएसआर को डिक्रीज करते हैं। तो पहला जो आपका है ये पॉलीसाइथेमिया है। पॉलीसाइथेमिया की बात करें तो जब आपके यहाँ पे हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो जाता है या फिर रेड ब्लड सेल की मात्रा अधिक हो जाती है, इन केस में इसको क्या कहते हैं, हम पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। अगर पूरे फुल फॉर्म की बात करें तो पॉलीसाइथेमिया रुब्रा वेरा बोलते हैं। और दूसरा जो आपका यहाँ पे फैक्टर हो सकता है वो माइक्रोसाइटोसिस, यानी कि जो आपके रेड सेल होते हैं इनका आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, और तीसरी आपकी बात करें तो क्लॉटिंग ब्लड सैंपल, अगर आपके पास कोई क्लॉटिंग ब्लड सैंपल है उसका ईएसआर परफॉर्म कर रहे हैं, इन केस में भी आपके जो ईएसआर का वैल्यू होगा वो डिक्रीज मिलेगा। ठीक है, चौथा कारण हो सकता है आपका ल्यूकोसाइटोसिस, यानी कि आपके डब्ल्यूबीसी का कैंसर। पांचवा कारण हो सकता है आपको हाइपरफाइब्रोनोमिया।
और छठा जो कारण हो सकता है आपका प्रोटीन एबनॉर्मेलिटीज़, यानी कि कोई भी आपके जो ब्लड हैं इसमें प्रोटीन में एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, इन केस में भी आपके जो ESR होते हैं वो आपको डिक्रीज मिलेंगे। तो ये फैक्टर होते हैं आपके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के, इससे आपके कुछ जो ESR को परफॉर्म करते हैं। तो अगर इन बॉडी में इतना दिक्कत है तो आपके ESR डिक्रीज और इंक्रीज हो सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ESR को परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट मेथड की, यानी कि कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जो हम जिसके द्वारा हम ESR को परफॉर्म कर सकते हैं, ESR यानी इरिथ्रोसाइट सेडिमेंट टेस्ट को हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला आपका यहाँ पे मेथड है वो आपका वेस्टर्न ग्रेन मेथड, ये मोस्ट पॉपुलर मेथड भी है और बहुत अच्छा मेथड है। दूसरा जो आपका आता है सेकंड नंबर पे होता है बेंट्रोप मेथड, और तीसरा है माइक्रो ESR, और चौथा जो आपका है ऑटोमेटेड मेथड, ये भी आपके इस समय के चलन में है क्योंकि ये ऑटोमेटेड है और थोड़ा सा मोस्ट स्पेसिफिक हो गया है। तो इन केस में हम ज़्यादातर ऑटोमेटेड मेथड इस समय यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें मैनुअली तो हम सबसे ज़्यादा वेस्टर्न ग्रेन यूज करते हैं, उसके बाद बेंट्रोप हम यूज करते हैं। तो आज हम जो अपने इस वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वेस्टर्न ग्रेन के बारे में। और सेकेंड लेक्चर अगर आप कमेंट करते हैं या कमेंट नहीं करने से पहले ही हम बना देंगे बेंट्रोप मेथड के बारे में, क्योंकि दोनों मेथड आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो तीसरा लेक्चर हम बनाएंगे ये बनाएंगे कि वेस्टर्न ग्रेन और बेंट्रोप जो मेथड है इसमें मोस्टली डिफरेंट क्या है। ठीक है, तो ये 3 लेक्चर बनते हैं क्योंकि आपकी वाइवा वाइज से और आपके एग्जाम के लिए दोनों के लिए जो 3 लेक्चर हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी कि आपका वेस्टर्न ग्रेन मेथड परफॉर्म करना, बेंट्रोप मेथड का परफॉर्म करना, और साथ साथ में डिफरेंट दोनों में पता होना ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले वेस्टर्न ग्रेन मेथड के बारे में, और इसके बारे में हम पूरा डिटेल करेंगे, इसके प्रिकॉशन को, इनका नॉर्मल रेंज क्या होता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर जो लेंगे उसमें हम बेंट्रोप मेथड के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें वेस्टर्न ग्रेन के मेथड के बारे में तो ये मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट होता है आपके ESR के लिए, बहुत ही पॉपुलर मेथड है और ये बहुत बेस्ट है। अगर इसके हम रिक्वायरमेंट की, यानी कि कौन कौन से हमें सामान की आवश्यकता होगी, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होगी, तो सबसे पहले जो आवश्यकता होगी आपके वेस्टर्न ग्रेन पीपेट की। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे कोई पूछे कि हम ESR में जो वेस्टर्न ग्रेन मेथड यूज करते हैं इसमें हम पीपेट का यूज करते हैं या फिर ट्यूब का, तो आप क्या जवाब देंगे? हम पीपेट का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरे जो हमें आवश्यकता होगी इंस्ट्रूमेंट की होगा वेस्टर्न ग्रेन स्टैंड की, और जो तीसरे प्रकार की हमें स्पेसिफिन की बात करें तो एंटी कोगुलेंट मिक्स ब्लड की आवश्यकता होगी। और इसमें एंटी कोगुलेंट हम कौन सा यूज करेंगे? बहुत बार हम आपको बता चुके हैं कि ESR परफॉर्म करने के लिए वेस्टर्न ग्रेन में हम ट्राइसोडियम साइट्रेट का या फिर सोडियम साइट्रेट का उपयोग करते हैं, और इनका जो रेशियो होता है 4:1 या फिर 1:4 के हैं, यानी कि 4 भाग आपका ब्लड होगा, उसमें 1 भाग आपका क्या होगा? एंटी कोगुलेंट होगा। इन बातों को आप थोड़ा सा हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर की जो पहला पॉइंट्स हमारा है इसको हम डन करेंगे। कलेक्टेड 2 ml ऑफ ब्लड इन 0.5 ml ऑफ 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट पेंटाहाइड्रेट सोल्यूशन, यानी कि आप 2 ml ब्लड लेंगे और उस ब्लड में 0.5 ml क्या मिलाएंगे? 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट पेंटाहाइड्रेट सोल्यूशन। ये जो 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट पेंटाहाइड्रेट है ये आपका एक प्रकार का एंटी कोगुलेंट है, और इसको हम क्या करते हैं? ESR के लिए यूज करते हैं। तो 2 ml आप ब्लड लिए और 0.5 ml क्या लिए? आप एंटी कोगुलेंट लिए। अब जो दूसरा आपका यहाँ पे प्रोसीजर होगा वो क्या करेंगे? आप इनको दोनों को आपस में मिक्स कर लीजिए, वेल मिक्स कीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा भी गलती ना होने पाए मिक्सिंग में, नहीं तो क्लॉटिंग होने की संभावना बनी रहेगी। और मिक्स करने के बाद अब क्या करेंगे? एंड विड्रा ब्लड बाय रबर टेक अटैच ऑन द टॉप ऑफ वेस्टर्न ग्रेन पीपेट अप टू 0 मार्क एट टॉप। तो फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे? इस ब्लड को हम क्या करेंगे? अपने रबर टेक की सहायता से, यानी कि आपका एक प्रकार का पीपेट होगा, इसमें आप ब्लड को फिल करिए, और फिल करने के बाद जो आपके यहाँ पे वेस्टर्न ग्रेन पीपेट होते हैं इसके ऊपरी वाले भाग में जहाँ पे 0 मार्किंग दिया होगा उसके ऊपर टच करके, यानी कि पीपेट के जो उसका माउथ होगा उस पर टच करके इन ब्लड को क्या कर दीजिए? पोर कर दीजिए या फिर ब्लड विड्रा कर दीजिए, यानी कि उन पर डाल दीजिए। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं कि वेस्टर्न ग्रेन पीपेट किस प्रकार से होता है और इसकी क्या खासियत होती है। तो वेस्टर्न ग्रेन जो पीपेट होता है फ्रेंड्स, ये पीपेट इज 30 सेंटीमीटर लेंथ, 2.5 मीटर इन डायामीटर एंड कैलिब्रेटेड एज 0 to 200 mm फ्रॉम टॉप ऑफ बॉटम। तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारा पीपेट होता है वेस्टर्न ग्रेन ये 30 सेंटीमीटर लेंथ का होता है। ठीक है, और इसमें 2.5 mm क्या होता है? इनका डायामीटर होता है,
ठीक है। इनकी गोलाई की बात करें तो कितनी होती है 2.5 मीटर होती है। और अगर इनके मार्किंग की बात करें तो 0 से लेकर 200 mm तक इनकी क्या होती है मार्किंग होती है। ये सब प्रश्न आपके वाइवा में पूछे जाते हैं कि वेस्टर्न ग्रेन पिपेट की लंबाई कितनी होती है, कितना मार्किंग दिया होता है, क्या इसमें सेम होते हैं बेंट्रोब या वेस्टर्न ग्रेन में। तो आप इसको यहाँ पे बताइएगा कि वेस्टर्न ग्रेन में आपका 0 से लेकर 200 mm तक इनका मार्किंग होता है और 3 सेंटीमीटर इनका पिपेट का लेंथ होता है, 2.5 सेंटीमीटर क्या होता है डायमीटर होता है। जब हम बेंट्रोब की क्लास लेंगे तो उसमें हम बताएंगे, जब डिफरेंटर की बात करेंगे तो वहाँ भी हम बताएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंट होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट आप लिए थे उनमें से कौन चीज़ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका यहाँ पे एक प्रकार का ब्लड विड्रा करने के लिए आपके पिपेट में ब्लड विड्रा के लिए कि एक रबर टेक है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कैपिलरी की सहायता से ब्लड को भरते हैं और ये आपका ब्लड रबर टेक होता है। इसी की सहायता से हम क्या करते हैं अपने जो हमारा वेस्टर्न ग्रेन ये पिपेट हमारा देख रहे हैं आप यहाँ पे, इस पिपेट में क्या करते हैं पोर करते हैं यहाँ से। ठीक है, और ये जो आपका पूरा भाग यहाँ से दिखाई दे रहा है ये क्या होता है आपका ये वेस्टर्न ग्रेन स्टैंड होता है। इसके बाद में हम इसी में इसको फिल कर देते हैं और यहाँ पे स्क्रू लगे होते हैं। इसी स्क्रू के द्वारा हम क्या करते हैं इनके वेंट्रिकल साइड में क्या करते हैं इसको हम एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम आपको दिखाते हैं और चीज़ें, जैसे यहाँ पे रबर कॉक देख रहे हैं, अभी इनके बारे में हम बताएंगे स्टैंड की उपयोगिता क्या है। अब इसकी उपयोगिता तो आप जान ही गए होंगे। यहाँ पे क्या करेंगे इसी के द्वारा हम ब्लड को फिल करते हैं और फिल करने के बाद इसी जो हमारा यहाँ पे वेस्टर्न ग्रेन पिपेट है इसी में क्या कर देते हैं पोर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बात करें तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2.5 मीटर इनका क्या है ये डायमीटर है। इधर यहाँ इनका जो ये डायमीटर होता है 2.5 होता है और इनकी जो लंबाई की बात करें 30 सेंटीमीटर की होती है और मार्किंग की बात करें तो 0 से लेकर 200 mm तक इनकी मार्किंग होती है। ठीक है, इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए फिर से यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं इनके प्रोसीजर के बारे में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगी, बार बार हम इधर उधर भटकेंगे। तो प्रोसीजर में सबसे पहले हमने आपको बताया कि 2 ml आप क्या करेंगे ब्लड को कलेक्ट करेंगे, उसमें हम 0.5 ml एंटीकोगुलेंट मिलाएंगे और जो आपका ये एंटीकोगुलेंट होगा 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट पेंटाहाइड्रेट सोल्यूशन होगा। ठीक है, दूसरी बात क्या करेंगे दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने का विड्रा बाई ब्लड रबर टेक अटैच ऑन द टॉप ऑफ वेस्टर्न ग्रेन पिपेट अप टू 0 एट टॉप। ठीक है, यानी कि ब्लड को मिक्स करने के बाद अब अपने इस ब्लड को रबर टेक की सहायता से आप क्या करेंगे जो वेस्टर्न ग्रेन पिपेट है इसके ऊपरी वाले भाग में जहाँ पे 0 मार्किंग दिया हुआ है इसमें क्या कर देंगे पोर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको तीसरा जो क्या करना होगा प्लेस द पिपेट ऑन रबर कॉक ऑफ द वेस्टर्न ग्रेन स्टैंड एंड मार्क एट वेंट्रिकल। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका जो रबर कॉक है इसी के सहायता से यानी कि आप स्टैंड में इसको फिट कर देंगे इस रबर कॉक की सहायता से और इसको हम क्या करेंगे एक वेंट्रिकल में रखेंगे, इनको सीधी लाइन में रखेंगे, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर टेढ़ा करते हैं तो इन केस में जो आपका वैल्यू है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब आएगा। ठीक है, तो आप क्या करिए पिपेट को जो ब्लड फिल कर दिए हैं इसको आप रबर कॉक की सहायता से वेस्टर्न ग्रेन स्टैंड में इसको लगा दीजिए। ठीक है, और उसके बाद में मेजर द हाइट ऑफ प्लाज्मा कॉलम आफ्टर 1 आवर गिव द ESR इन mm इन द फर्स्ट आवर। इसके बाद में आप क्या करिए रखने के बाद 1 घंटे रुकिए और 1 घंटे के बाद आपके जो यहाँ पे हाइट ऑफ प्लाज्मा कॉलम है ध्यान रखिएगा इसके हाइट ऑफ प्लाज्मा कॉलम को हम क्या करेंगे मेजर करेंगे और इसी ESR का जितना भी वैल्यू आएगा उसको हम mm में क्या करेंगे दे देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे mm में तो दे देंगे और इसमें ध्यान रखिएगा जो 2 बातें हैं यहाँ पे हम प्लाज्मा के हाइट को कॉलम करेंगे ना कि हम उसके RBC को कॉलम को आप जितना भी आपका प्लाज्मा डाउन हुआ होगा। ठीक है, उन्हीं चीज़ को हम यहाँ पे मेजर करेंगे। और दूसरी बात ध्यान रखने की है हमारा जो पिपेट है ये पिपेट का जो माउथ होता है दोनों साइड से क्या होता है ओपन होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको बहुत सही से परफॉर्म करते नहीं तो हमारे जो ESR का रिजल्ट है वो पॉजिटिव कह रहे हैं यानी कि सही से परफॉर्म नहीं होगा, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। और ये भी बात ध्यान रखिए कि जो हमारे जितने भी पिपेट होते हैं इनका जो माउथ होता है दोनों तरफ से क्या होता है ओपन होता है, जबकि ट्यूब में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमको परफॉर्म करना है। ठीक है, अब ये नोट्स के रूप में है इसीलिए हम आपको नोट्स के तरीके से समझा रहे हैं, जब प्रैक्टिकली करेंगे तो प्रैक्टिकली के रूप में भी हम इसको समझा देंगे। फिर से हम समझा देते हैं कि ब्लड को आप विड्रा करिए 0.5 मीटर आप इसको ट्राइसोडियम साइट्रेट पेंटाहाइड्रेट सोल्यूशन में मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद आप करिए आपके पास जो यहाँ पे पिपेट एक मिली हुई है ब्लड को पुश करने का
पुश करने के बाद अपने वही रबर टक की सहायता से आप इसके वेस्टर्न ग्रेन पिपेट में इसको क्या कर दीजिए, जहाँ पे 0 मार्किंग है वहाँ पे इसको पोर कर दीजिए। पोर करने के बाद आप क्या करेंगे, आपका जो वेस्टर्न ग्रेन यहाँ पे पिपेट है, इस पिपेट को स्टैंड के पास ले जाइए और स्टैंड के पास ले जाने के आपका जो स्टैंड का रबर कॉक्स नीचे लगा हुआ है उसी की सहायता से इसको फिक्स कर दीजिए। फिक्स इस तरह से करिए कि आपका जो ट्यूब नहीं पिपेट हो वो आपका वेंट्रिकल पोजीशन में हो। उसके बाद में 1 हॉर्स रुकिए, यानी कि 1 घंटा रुकिए। 1 घंटे के बाद आपका जो प्लाज्मा है वो कितना डाउन हुआ है उसको क्या कर लीजिए, मेजर कर लीजिए। ध्यान रखिएगा आपका जो पिपेट होता है वो दोनों तरफ से खुला होता है और जो आप यहाँ पे मेजर करेंगे वो आपके प्लाज्मा की हाइट को नापेंगे, ना कि आपके रेड सेल के हाइट को। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं नॉर्मल रेंज की। तो मेन की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 0 से 10 mm होती है 1 घंटे के अंदर, और अगर हम वोमेन की बात करें तो ये 0 से क्या होती है 20 mm होती है फर्स्ट हॉर्स के अंदर। यानी कि 1 घंटे के अंदर हम बात करें तो मेन में 0 से 10 mm का गिरा हुआ देखने को मिलेगा, और वोमेन में बात करें तो 0 से 20 mm के बीच में गिरावट देखने को मिलेगा। अगर इससे कम या फिर ज़्यादा आता है तो इसको हम क्या करेंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम को हम किस पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल रेंज है आपके अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकती है। ये जो नॉर्मल रेंज है हमने तेजेंद्र के बुक से लिया हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे एडवांटेज, यानी कि कौन कौन से ऐसे एडवांटेज हैं जो हमारे वेस्टर्न ग्रेन पिपेट को बेस्ट बनाती है। तो दिस इज ए मोर सेंसिटिव एंड एक्यूरेट मेथड एज कम्पेयर टू बेंट्रोब मेथड, यानी कि ये बहुत ही सेंसिटिव मेथड है और एक्यूरेट मेथड है अगर हम कंपेयर करें बेंट्रोब ट्यूब के वाले मेथड की कंपेरिजन करें तो उससे ये बेस्ट है। ठीक है, अब हम वहाँ पे बात करेंगे, जब हम बेंट्रोब वाला ट्यूब का मेथड बात करेंगे तो बात करेंगे कि क्या से इसमें कमियाँ हैं और किन किन वजह से आपका बेंट्रोब ट्यूब इतना बेस्ट नहीं है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न ग्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा डिसएडवांटेज की, यानी कि किसी की एडवांटेज है तो उसके डिसएडवांटेज भी होंगे। तो अगर हम यहाँ पे डिसएडवांटेज की बात करें तो मोर ब्लड इज रिक्वायर्ड, यानी कि सबसे अधिक ब्लड की आवश्यकता होती है वेस्टर्न ग्रेन मेथड को परफॉर्म करने में। डिफिकल्ट टू फिल ब्लड इन द ट्यूब, यानी कि जो आपका पिपेट है इसमें डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि आपका दोनों तरफ से इसका जो माउथ होता है वो ओपन होता है, इन केस में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इसको फिल करने में। और पीसीबी कैन नॉट बी डन, हम वेस्टर्न ग्रेन मेथड के द्वारा पीसीबी को डन नहीं कर सकते हैं, जबकि हम बेंट्रोब ट्यूब के माध्यम से हम पीसीबी को डन करते हैं। तो इन थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों में, तो इन चीज़ को हम जब पढ़ेंगे तो बताएंगे। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिए डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में। जब तक आप पूरी तरीके से यहाँ पे अपने अगर नोट्स को तैयार कर रहे हैं तो एडवांटेज डिसएडवांटेज नॉर्मल रेंज सोर्स ऑफ एरर नहीं लिखते हैं तब तक आपका ये पूरा नोट्स क्लियर नहीं माना जाता है। और अगर आप एग्जाम में इसको परफॉर्म कर रहे हैं तो पूरी चीज़ों को आप लिखेंगे तो आपको बेस्ट नंबर मिलेंगे। अब सोर्स ऑफ एरर की बात करते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे एरर हो सकते हैं जो हमारी ESR को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो एरर ड्यू टू इंट्रोड्यूस द एयर बबल्स, यानी कि आप ऐसे फिल करिए आप पिपेट में ब्लड जिससे कि आपकी जो एयर बबल हैं वो ना आने पाए। इधर ड्यू टू द हेमोलाइजिंग सैंपल, अगर आप हेमोलाइज सैंपल को लिए हुए हैं इन केस में भी आपका एरर हो सकता है। द ट्यूब शुड नॉट बी क्लीन्ड, यानी कि आपका अगर ट्यूब साफ नहीं है, क्लीन नहीं है, इन केस में भी आपका एरर हो सकता है। शुड नॉट बी वर्टिकल, यानी कि अगर आप सीधा इसको नहीं रखें अपने पिपेट को, इन केस में भी आपका जो वैल्यू है वो इधर उधर हो सकता है। तो यही आपके सोर्स ऑफ एरर हो सकते हैं, इनमें आपको सावधानी रखनी चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, सिग्निफिकेंस ऑफ द ESR, यानी कि ESR किन किन केस में हाई होगा, किन किन केस में डिक्रीज होगा। तो फ्रेंड्स ESR कोई पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए हम नहीं करते हैं, हमारे बॉडी में हो रहे इन्फ्लामेशन को चेक करने के लिए यहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं कि क्या हमारे कोई बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रहा है। अगर इन्फ्लामेशन हो रहा होता है तो ESR हमारा बढ़ा हुआ हमेशा मिलता है। ESR और PCR यानी पी रिएक्टिव, ठीक है, पी रिएक्टिव प्रोटीन जो होते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन, सॉरी पी रिएक्टिव नहीं, CPR यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन और ESR दोनों बढ़े होते हैं इन इन्फ्लामेशन के केस में। ठीक है, इंक्रीज ESR कब कब होगा, इन्फेक्शन डिजीज में, कोई भी इन्फेक्शन डिजीज हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, पैराटाइफाइड हो सकता है, आपका मलेरिया के केस में हो सकता है, आपके HIV के केस में हो सकता है, आपके डेंगू के केस में हो सकता है, आपके हेपेटाइटिस के केस में होते हैं। जितने भी आपके इन्फेक्शन डिजीज होते हैं इनमें अगर आपको इन्फेक्शन है और ESR को परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका ESR क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। क्रोनिक डिजीज़ है कोई, ठीक है, चाहे लीवर का क्रोनिक डिजीज़ है, चाहे आपके पास यहाँ पे कोई कैंसर है, इन केस में भी आपके ESR क्या होंगे, इंक्रीज मिलेंगे। मल्टीपल माइलोमा है तो आपके यहाँ पे ESR बढ़े मिलेंगे। ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया है, इन केस में भी आपके ESR इंक्रीज मिलेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं किन किन केस में हमारे ESR डिक्रीज होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें
PRB यानी कि पॉलीसाइथेमिया रुब्राबेरा, जब आपका हीमोग्लोबिन का लेवल अधिक हो जाता है, इन केस में क्या कहते हैं, पॉलीसाइथेमिया रुब्राबेरा कहते हैं। जब आपके हीमोग्लोबिन का लेवल लो हो जाता है, इनको हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। तो इन दोनों बात को ध्यान रखिए। PRB अगर आपका है तो यहाँ पे ESR आपको क्या मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा। सिकल सेल एनीमिया है, इन केस में भी आपका ESR डिक्रीज मिलेगा। और अगर हाइपोफाइब्रोजेनेमिया इन लीवर डिजीजेज है, तो इन केस में भी आपके ESR डिक्रीज मिलेंगे। तो इन केस में आपके ESR डिक्रीज और इंक्रीज मिलेंगे। आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आपको यहाँ पे वेस्टर्न ग्रेन के जो सिस्टम्स हैं, यानी कि कौन से स्टैंड है, पीपेट कैसा होता है, किसके द्वारा हम ब्लड को फिल करते हैं, और इनका जो लेंथ कितना होता है, डायमीटर कितना होता है, मार्किंग कितनी होती है, ये बात समझ में आ गई होगी। अगर हम मार्किंग की बात करें तो वेस्टर्न ग्रेन पीपेट की मार्किंग 0 से 200 mm तक होती है। ये बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि आपके एग्जामिनर ज़्यादातर इन प्रश्न को पूछते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो रेशियो होता है वो 4:1 या फिर 1:4 कह सकते हैं, जहाँ पे 4 पार्ट आपका ब्लड होगा, 1 पार्ट आपका क्या होगा, एंटीकोगुलेंट होगा, ठीक है। वेस्टर्न ग्रेन मेथड के द्वारा हम PCB को नहीं डिटेक्ट कर सकते हैं। और साथ साथ में ये बेस्ट होता है, इसको हम अगले लेक्चर में बताएंगे क्यों बेस्ट होता है, जब हम बेंट्रोप ट्यूब पढ़ रहे होंगे, बेंट्रोप मेथड पढ़ रहे होंगे, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका वेस्टर्न ग्रेन मेथड होता है, इसमें हम क्या करते हैं, वेस्टर्न ग्रेन पीपेट का यूज करते हैं, ना कि वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब का यूज करते हैं। तो ये जितने भी आपकी मेन पॉइंट थी यहाँ पे हमने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो इसको कृपया लाइक करें। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम ज़रूर आपके रिप्लाई करेंगे। और अगर इन नोट्स को PDF के रूप में आप लेना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करने से फ़ायदा होगा, जितने भी आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे इनके MCQ को पोल के रूप में डाले जाते हैं, तो इन केस में आपके लिए और बेहतर हो जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।